आप देख रहे हैं राजकुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ जनपद फतेहपुर के प्रभारी महोदय श्री मिहिर दत्त त्रिपाठी, संरक्षक श्री राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव और मंडल मंत्री श्री प्रदीप कुमार जनपद फतेहपुर कार्यकारिणी ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद फतेहपुर में आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जनपदीय समस्याओं की और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरने पर उपस्थित समस्त शिक्षणेतर साथियों का आभार। मैं नीरज कुमार। फिर मुलाकात होगी एक नई खास खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद। में 4600 दी जाए। 17/2014 से नियुक्त शिक्षणेतर कर्मचारियों की सामूहिक बीमा कटौती बंद कर दी जाए, उसे बंद कर दी गई है, उसे बहाल किया जाए। 18वां एक नेशनल वेतन वृद्धि जोड़कर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत का उल्लेख नहीं होने के कारण इस लाभ से वंचित का प्रस्ताव शासन में भेजकर संयुक्त आदेश निकलवाया जाए। 19वां मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 के अर्जित अवकाश पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश में व्यवस्था हो रही है। पोर्टल का अर्जित अवकाश दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। 20वां शिक्षकर एवं विशेष अवकाश का मानव संपदा पोर्टल कालम नहीं होने से कारण पोर्टल पर जिसमें प्रदेश की मांगों के लिए 26 पत्र दिया गया है, जो अभी ज्ञापन देना है। शिक्षक संघ से भी ज्ञापन जाना है, जिसमें NPS के बारे में चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि NPS का पैसा शिक्षक और कर्मचारियों का कटता है और बहुत दिनों से ही उनके खाते में नहीं गया है, जबकि शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी हो गया है। उसके बाद उनका NPS का पैसा पता नहीं लग रहा है कहाँ नहीं है। ना तो कोई अलग से फाइल बनाई गई है और ना ही उसका विवरण होता है। कुछ जैसे GPF में तो लिखा पढ़ी होती है, लेकिन NPS में कोई लिखा पढ़ी नहीं, कहाँ पैसा है न कर्मचारी को मालूम होता है। सिर्फ कट जाता है वेतन से और हमारे कार्यालय से किसी को कोई पता नहीं होता कि कहाँ है, ना ही पैसे की कोई जानकारी होती। और सबसे बड़ी बात तो है कि कार्यालय में आने पर यहाँ पूछा जाता है कर्मचारी से कि तुम किस लिए आए हो, क्या काम है। कर्मचारी विद्यालय यहाँ कहते हैं कि विद्यालय समय के बाद आप आइए। अब 4, 2:30, 3 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद कर्मचारी विद्यालय से छोड़कर कितनी समय आए। विद्यालय जाए कि विद्यालय से आके फिर यहाँ ऑफिस आए और दाता से आते आते बताइए वो कितनी समय यहाँ आ पाएगा। बड़ी विडम्बना है कि यहाँ साहब खुद पूछते हैं कि आप क्यों आए, कैसे आ गए, यहाँ क्या काम है आपका। यही कहा जाता है अपने प्रधानाचार्य से पूछ के आए कि नहीं आए, जबकि हम लोग जब आते हैं तो बिना अनुमति के नहीं आते, और आएंगे तो विद्यालय समय पर ही आएंगे ना, उसके बाद कैसे आ सकते हैं आप। अभी हम भी कर्मचारी हैं, इतना ना दबाव दिया जाए कि अनावश्यक में दबाव दिया जाता है कि आप कैसे आ गए, ऐसे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। तो कम से कम कर्मचारियों का शोषण न किया जाए, एक तरह से शोषण है। शिक्षक आ जाते हैं स्कूल के समय पर तो ठीक है, टोका टाकी होनी चाहिए, उनको स्कूल में पढ़ाने का काम मिलता है, पढ़ाएं अपना। इसको आना विशेष रूप से छुट्टी लेकर के आए। हम लोग भी अनावश्यक नहीं आते, जब काम होता है तभी आते हैं, लेकिन इस तरीके से पूछना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ये संतोषजनक नहीं है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसी के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। सर, ये हमारा संयुक्त धरना है, हमारे घटक दल शिक्षक कर्मचारियों का भी है। 26 सूत्री हमारी मांगे हैं और 24 सूत्री शिक्षक संघ की हैं। इनको आशा करता हूं कि आप के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवश्य भेज दी जाएंगी, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी इसमें 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें।
आज जो माध्यमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ का शिक्षणेतर संघ दोनों की जो ज्ञापन है, और इन ज्ञापनों में दो तरह के बिंदु होंगे। कुछ में हमारे लेवल से शासन को प्रस्ताव जाने होंगे या कुछ को हमारे लेवल से कार्रवाई की जानी होगी। और जो ज्ञापन है वो मूल रूप में सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष ठाकुराई गुट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज का कार्यक्रम आपका किस उद्देश्य से? आज का कार्यक्रम हमारा क्रांति आह्वान पर 26 सूत्री कार्यक्रमों में आज का धरना प्रदर्शन था, जिसमें सरकार जो हमारे शिक्षकों की उपेक्षा और जो शोषण कर रही है, इसके विषय में 26 सूत्री कार्यक्रम का विज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देना था। जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जाना है, वो दिया गया और ये करना इसीलिए। अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम हमारा ये है कि यदि हमारी 1 माह के अंदर सरकार ये निर्णय नहीं मानती, तो फिर प्रदेश के आह्वान पर हम प्रदेशव्यापी एक जोरदार विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मानती सरकार तो फिर अध्यापक सड़कों पर उतरेगा, और सड़कों पर उतर के अमूलचूल जब तक परिवर्तन न हो जाएगा, और अगर अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर तब तक शिक्षक शांत नहीं बैठेगा। हाँ, शिक्षक शांत नहीं बैठे तब तक शिक्षक। अच्छा, एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस, एनपीएस तो इसमें आपको क्या कहना? अगर एनपीएस अच्छी ही थी पहले, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस दिया था अपने कार्यकाल में, अगर अटल बिहारी वाजपेयी को एनपीएस अच्छी लगी थी तो अपनी क्यों अपनी ज़िंदगी पूरी ओपीएस में गुजारे, पूरी पेंशन में ज़िंदगी गुजारा अटल बिहारी वाजपेयी ने। और सभी नेता, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, सबको मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी ओपीएस क्यों ले रहे हैं। सर मानी चाहिए, वो 5 साल के लिए आते हैं और जो पूरी ज़िंदगी खपा देता है, चाक खाते खाते अध्यापक जो है अपनी ज़िंदगी पूरी खपा देता है, उसको आप एनपीएस का गुनगुना पकड़ा दिए और उसमें 10% जबरन कटौती वसूला। इसके पहले सरकार ने वसूला, लेकिन ये जब एनपीएस इस पैसा वसूला गया तो प्राइवेट में डाल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में। अरे हमारे पैसे काटा था और 14% सरकार कहती हम दे रहे हैं, हमारे खातों में 100 नहीं हो रहा ब्याज सहित। इलाहाबाद में 35 लाख है, हमारे जो कुछ अध्यापकों जो 100 हुई रहा कुछ अध्यापकों में, तो 5 लाख किसी 10 लाख किसी 15 लाख। और इलाहाबाद में हम बागल का परिचय है हमारा, वहाँ 35 लाख रुपए शो कर रहा है। तो पता नहीं फतेहपुर में क्या होने वाला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं एनपीएस का, और एनपीएस और यूपीएस दोनों हमें स्वीकार नहीं है जब तक ओपीएस नहीं मिल जाएगी। ओपीएस न मिलने तक, जब तक ओपीएस नहीं कहे तब तक हम क्रांति अपनी जारी रखेंगे। और ये नेता जो अपनी बैठ के सब सभी लोग बैठ के ये कह देते हैं सपा वाले कर गए, ये कहते हैं बसपा वाले कर गए, ये सब नहीं, बेवकूफ़ बनाना अलग बात है। अपने लिए पूरी पेंशन, पूरी वेतन, पारिवारिक पेंशन तक अपने लिए ठप्पा कर लेते हैं, और अध्यापकों की और कर्मचारियों की कुछ नहीं सुनते। यहाँ तक कर लिया है यहाँ कि अपना कोई ऐसा विधायक नहीं है, मंत्री नहीं, जिसके प्राइवेट विद्यालय जो औद्योगिक केंद्र हैं वो ना खुले हों, और वहाँ अध्यापक के नाम में शोषण कर रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही। इतने रियल इस्टेट का काम करते हैं, न मालूम इनके कितने एजेंट दलाल लगे हुए हैं जो तमाम ज़मीनें अधिग्रहित कर रहे हैं और हर जगह कब अपने ज़मीन इकट्ठा कर रहे हैं माफियाओं की तरीके, और पूरा। और हमें केवल वेतन पर सिर्फ जीते हैं हम लोग, और उस पर ओपीएस मिलती थी वो भी छीन लिया। जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हमें कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं होगा, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। 18 महीना का जो एरियर है, इस पर सभी संगठन मैं देख रहा हूँ मौन है। हाँ जी, हाँ। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा इसलिए नहीं कर रहा है कि ज़्यादातर हमारे नेता कह चुके हैं कई बार, नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, हमारे संगठन ने बात उठाई है, लेकिन शासन स्तर तक बात जाने के बाद भी वो एरियर हमारा अभी तक जो गत्ते पड़ा है। इतना ही नहीं, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से एरियर लंबित रहते हैं। और इतना ही नहीं कहता हूँ मैं कि यहाँ पर जो अभी तक अमरेंद्र नाम का एक लेखाधिकारी था, वो इतना भ्रष्ट था कि अगर 10 रुपये के एरियर तो सीधे इलाहाबाद विद्यालय फाइल के चलिए भेज देता था। जब कहा जाता था, फिर वहाँ से फाइल आई तो वहाँ से फाइल यहाँ आने जाने में कई पत्रावलियाँ खो गई,
अब बाबू जो मास्टर वहाँ है, यहाँ कह दिया, मास्टर ने कह दिया क्यों आए हो, कोई अध्यापक यहाँ नहीं आएगा। अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कोई अध्यापक यहाँ नहीं आएगा, प्रिंसिपल कहता है वहाँ नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक यहाँ आ नहीं पाता हमारा, और अध्यापक की फाइलें यहाँ गायब कर दी जाती हैं। जैसे मेरी व्यक्तिगत फाइल स्वयं 1,29,600 कुछ रुपए की है, एरियर की 8 महीने का वेतन है 2007 का, वो पत्रावली चल रही थी, आज तक एरियर नहीं मिला। यहाँ के बाबुओं ने भेज दिया इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहने वहाँ चली गई है, आज तक पत्रावली न यहाँ की कापी पता है न वहाँ की कापी। लेकिन 18 महीने की एरियर के विषय में कोई संगठन का कोई कार्यक्रम या वो बिंदु ही नहीं रखा जा रहा। ये बात सही है, आज ये इस बिंदु को उठाना चाहिए, रखना चाहिए। हम लोगों के कार्यक्रम में 26 सूत्री कार्यक्रम के चक्कर में वो 18 महीने का जो 18 महीने एरियर है उसके प्रकरण को हम अगले बार जरूर ले लेंगे। ये चूक से, धोखे से, भूल से यह रह गया है, इस बार इसको आज ही नोट कर लेता हूँ, और ये नहीं रहेगा कि ये छूट जाए, ये नहीं छूटने बात। एक और आपसे पूछना, व्यास ऑफिस जो भी व्यास साहब ने कहा हाँ। कि रिसीविंग जो होती है, हाँ। मेरा ये कहना कि जो बाबू रिसीव करे साफ साफ अक्षरों में नाम लिखे और मोहर लगाए। चिरैया बना दिया, फाइल गायब हो गई, भैया फाइल नहीं मिल रही है। तो आप ओपीएस और एनपीएस और इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ओपीएस बुढ़े की लाठी होती है, और ओपीएस हमारे शिक्षक साथियों या जितने भी अटेवा संगठन के कार्यकर्तागण हैं, इन सब के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ओपीएस के एक संभ्रांत जीवन, एक शिष्ट जीवन की कल्पना करना बेमानी होगा। इसलिए ना तो हमें एनपीएस स्वीकार है और ना यूपीएस स्वीकार है, केवल स्वीकार है तो ओपीएस स्वीकार है। और इसके लिए हमसे जितना बन सकेगा हम अपने शिक्षक साथियों के लिए सड़क पर उतरकर भी संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, और शासन प्रशासन को यह करने पर मजबूर कर देंगे कि वह ओपीएस ही लागू करे। उसको भी बनवाने का प्रयास शुरू करेंगे। इसमें जो पहला बिंदु है कि प्रधान लिपिक पे पदोन्नति वाला है, ये हमारे पास प्रोसेस पर है, इसमें 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। दूसरा है एरियर के संबंध में अभी 2 दिन पहले निदेशालय से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं। तदनुसार जो एरियर जाने हैं, क्योंकि उसमें ये आ गया है कि जो आयोग से इतर हैं वो अगर नियुक्ति के अवशेष हैं तो वो सब निदेशालय को जाएंगे। तो अगर यहाँ से होना है तो यहाँ से हो जाएंगे, अन्यथा चले जाएंगे। बोनस, क्योंकि 22-23 का बोनस है, क्यों नहीं मिला उस समय, इसको देखना पड़ेगा। इस पर कोई मैं अभी आश्वस्त आपको नहीं देता हूँ। अग्रिम पत्रावलियाँ अगर कोई लंबित है तो हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई लंबित नहीं है, लेकिन मैं अगर आपके पास कोई सूची है तो वो दे दीजिए तो मैं उनको डिस्पोज करा दूँगा। अग्रिम में कोई इशू नहीं है। अगर आपके बैलेंस है, बैलेंस में 50% तक कोई अवरोध नहीं है। 50% से आगे अगर हमको देना है तभी कोई चीज़ होगी, अन्यथा कोई इशू नहीं है। डाक प्राप्त में स्पष्ट हस्ताक्षर और मुहर लगाए जाने के निर्देश प्रदान करें। ठीक है, इस पर रिसीविंग में हम लोग मुहर लगवा देंगे, कोई इशू नहीं है, अच्छी मांग भी है। मूल्यांकन केंद्रों का भुगतान मेरे लेवल से पूरा हो चुका है। मूल्यांकन केंद्र के प्रिंसिपल को जो है भेजना है, उसके लिए निर्देश भी जारी हो चुके हैं। मेरे लेवल से जितना ये भुगतान होने थे बोर्ड संबंधी वो टोटल हो चुके हैं। शासकीय विद्यालय में रिक्त सहायक लिपिक के पद, ये इशू नीतिगत है। पदोन्नति वाला घर हमारे पास है। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी वाले कितने, किसी के प्रस्ताव लंबित है क्या? जैसे छुट्टी में मान लीजिए जो आदमी रात में काम करता है वो दिन में, उस तरह तो अगर अलग इशू होगा। नहीं, उस तरह तो नहीं। प्रकरणवार इस पे बता पाएंगे हम, क्योंकि प्रकरण क्या है, ऐसे नहीं, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, प्रधानाचार्य अवकाश पर कभी कहा जाता है, प्रधानाचार्य उसमें तो वो नहीं देते, कहते हैं कि नहीं, बहाना बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आपसे अवकाश पे काम कराए तो उनसे लिखित आदेश लीजिए, ना दे तब बताइए। नहीं सर, अब लगभग सारी बातें सब लोगों ने बता चुके हैं, उसे को बार बार दोहराना कोई मतलब नहीं है।
है ना? बस आप सुना दिए तो सुना दिए। इनसे अपनी बात बता को नहीं उठा में नहीं आज की अभी की स्थिति है। जो चिकित्सीय सुविधा प्राप्त नहीं होती है, चिकित्सीय सुविधा भी इनको दिलाई जाए, हमारी शासन से मांग है। और शासन को इसके विषय में पूरा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन हुआ नहीं। तो इसके वजह से धरना प्रदर्शन आह्वान पर हुआ शुरू है। साथ ही एक बिंदु ये भी है कि 2014 वर्ष 2014 से सामूहिक बीमा कटौती नहीं करती। तो शासन से 2014 से सामूहिक बीमा कटौती नहीं कट रही है, उसको भी कटवाया जाए। और एक बिंदु ये भी है, आज हमारे यहाँ वित्तहीन शिक्षकों की बहुत संख्या है, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। वित्तहीन शिक्षक बहुत पुरजोर ताकत से मेहनत से काम करते हैं, उनका शोषण भी होता है उनके स्कूलों में। तो हमारे संगठन का एक मांग ये भी है कि वित्तहीन माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष मानक के अनुसार शिक्षकों का निर्धारण किया जाए। पता लगा कि जब चुनाव आया तो 20 हो गए, 40 हो गए, 80 हो गए, और इसके बाद जब काम खत्म तो 3 एजेंट रख लिए, कोई भी टीचर नहीं हुआ। टीचर नाम में नहीं रखते, एजेंट रखते हैं। आज कहाँ पर निकाल दिया। तो ये व्यवस्था संभालना चाहिए, ये जिला स्तरीय समस्या है। अगर हमारे रियाज साहब इसमें ध्यान दे देंगे तो वित्तहीन विद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्ती होती है, छात्रों की संख्या के मानक के अनुसार उनके नाम ले लिए जाएं और उन शिक्षकों का निर्धारण किया जाए। शिक्षकों का ब्यौरा विभाग में जैसे हम सहायता प्राप्त शिक्षकों का है, मानव पोर्टल बना हुआ है, आप वित्तहीन का एक पोर्टल बना दीजिए। और उनकी सेवा सुरक्षा, वित्तहीन शिक्षकों सेवा सुरक्षा, साथ ही उनके कर्मचारी भविष्य निधि योजना का भी आप खाता खुलवा दीजिए और कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कटौती अविलंब शुरू करा दीजिए, चाहे उनके वेतन से, वित्तहीन शिक्षकों के वेतन से। क्योंकि जिस विद्यालय में या जिस संस्था में अगर कोई भी कर्मचारी 20 से अधिक काम कर रहे हैं तो वहां पर ईपीएफ का व्यवस्था है। तो हमारे वित्तहीन विद्यालयों में भी अक्सर 20 से ज़्यादा ही सब जगह काम कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों को भी ईपीएफ खोलना चाहिए। अगला है जीपीएफ का रखरखाव। जीपीएफ का रखरखाव, अग्रिम निकासी तथा अंतिम भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से की जाए। पुरानी